बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम ज़रा बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसको समझा जाता है कि बहुत हसास मामला है और उस पर आम लोग जो है वो कतराते हैं कि इस पर बात ना की जाए, लेकिन उसकी ज़रूरत जो है वो महसूस की जाती है। मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ हल्के जो है उस पर बात करना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। अब एक दफ़ा फिर जो है यहाँ पर इस पर डिबेट शुरू हुई है और वो मसला है मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से। तो पहले हम बात करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कहलाते हैं उस पर तनकीद की जाती है, और तनकीद भी कुछ बजा तौर पर की जाती है कि जहाँ पर बात हो फहाशी की, जहाँ पर बात हो मंशियात के इस्तेमाल की, जहाँ पर बात हो इस्लामी इक़दार के खिलाफ जाने की, तो उस पर बात की जाती है और उस पर मजम्मत भी की जाती है और उसको रोकने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मदारिस में इस वक्त जो है 30 लाख से जायद जो है वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, लेकिन उनके मुस्तकबिल के हवाले से बात नहीं की जाती। सवाल यह है कि यहाँ पर एक तंज जो किया जाता है कि ये लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम है, लेकिन लॉर्ड मैकाले का अगर ये निज़ाम तालीम अंग्रेजी निज़ाम तालीम है तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो दीनी अलूम जो राइज अलूम है मदारिस में, वो भी कोई इतने ज़्यादा पुराने नहीं है और 250-300 साल पुराने हैं। और उसके बारे में भी कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन साहब जो थे यहाँ पर 250-300 साल पहले कुतुबुद्दीन शहीद साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और उनके बेटे निज़ामुद्दीन ने उसको आगे बढ़ाया, जिसके बाद इसको बाकायदा तौर पर नाम दिया गया दरसे निज़ामी, जिसमें आमे जो आलिम बनते हैं और आलिम का कोर्स करते हैं उसको दरस निज़ामी का नाम दिया जाता है, और दरस निज़ामी का नाम जो है वो निज़ामुद्दीन के नाम पे दिया जाता है। अब बात यह है कि किस तरीके से वो निसाब तरतीब दिया गया, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो था अंग्रेज़ों की बरसगीर में आमद थी और उसको देखते हुए इस्लामी इक़्तिदार को बचाने के लिए जो है वो एक ऐसा निसाब तरतीब दिया गया कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो दीनी मामलात को पूरा किया जा सके। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है वो चीज़ें मुंजमद होनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस्लाम मुकम्मल जो कहते हैं कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, और ये किसी एक ख़ास ज़माने के लिए किसी ख़ास वक्त के लिए नहीं है। इसमें तग़य्युर है और इसमें तब्दीली जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अहकामात हैं उसको एक इज्तिहाद के ज़रिए जो है वो उसको अपनी तरीके से अपनाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये था कि पाकिस्तान बनने के बाद भी और अब तक जो सूरत हाल यही है कि यहाँ पर दीनी मदारिस जो है वो मशरूम ग्रोथ करते रहे, यहाँ पर मसाजिद बनती रही, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। दीनी अलूम का कोई भी शख्स बतौर मुसलमान दुश्मन नहीं है। ये एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई किसी इस बात का मुखालिफ हरगिज़ 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 नहीं है कि वो दीनी उसका मुखालिफ है। लेकिन जो सवाल किया जाता है वो ये है कि आया आज से 250-300 साल पहले जो कहा जाता था कि मदारस से आर्किटेक्चर भी पैदा होते हैं, अब मदारस से जो है यहाँ मैथमेटिक्स वाले भी पैदा होते हैं, मदारस में केमिस्ट्री और फिजिक्स भी होती है, मदारस में इल्म फल्कियात भी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है अहादीस की तालीम देना या तफसीर पढ़ाना मकसूद नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ दुनियावी मामलात में भी, साइंस में भी, तिब में भी, केमिस्ट्री में भी। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर ज्योमेट्री के हवाले से मुसलमान जो साइंटिस्ट थे उनकी खिदमात काबिल ज़िक्र हैं, वो अब कहाँ गए? सवाल फिर वही है कि वो कहाँ गए? क्या उस निज़ाम तालीम जो अब राइज है उससे ये पैदा हो सकते हैं? जिसका जवाब बिल्कुल नहीं में है। और इसकी वजह क्या है कि जिस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजी तालीम और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एक माफिया काम करता है, तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि इसी तरह दीनी मदारिस में भी है। बाप आलिम था, बेटा आलिम नहीं बन सका, लेकिन वो किसी मदरसे का मोहतमिम बना और उसके बाद वो चल सो चल, जिस तरह एक फ्रेंचाइज होती है वो बढ़ती रही और उसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी फूड के हवाले से जो है वो उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी। मकसद और सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ज़्यादा लोग उनके मदारिस में पढ़ते रहे, खैरात ज़कात के पैसे आते रहें और उनका निज़ाम चलता रहे। ये लड़के या ये जो स्टूडेंट है जो अमली ज़िंदगी में आते हैं, तो अमली ज़िंदगी में उनके पास कुछ भी नहीं होता।
अब 30 लाख के करीब ये तुलबा की तादाद पहुंच चुकी है। ना तो 30 लाख मसाजिद यहाँ पे बन सकती है, ना 30 लाख मदारिस यहाँ पे बन सकते हैं, और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिरकार इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए फिर क्या इकदामात होने चाहिए? इस हवाले से रजिस्ट्रेशन तो एक बहुत मामूली बात है, लेकिन उससे आगे जो एक स्टेप है उसको इस्लाहात कहते हैं, जिस पर बहुत से लोग एग्री नहीं करते। एग्री क्यों नहीं करते? कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है मदारस के मुख्तलिफ मोहतमिम, मैं आपको 3 ऐसे नाम बता सकते हैं, बहुत बड़े नाम है, पाकिस्तान लेवल के नाम है, जिनके वालिद और उनके बेटों को मुख्तलिफ वाक़यात की बिना पर आग कर दिया गया था। यहाँ तक कहा गया था कि वो मेरा फलां बेटा जो है वो मेरा जनाजा ना पढ़े। बाप की यहाँ पर वो थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत बड़े जो है वो नाम है। दीनी उनकी तालीम कुछ भी नहीं है, सिर्फ साहबजादा वो लिखते हैं, और साहबजादा के कहने पे जो है वो उनका एक पूरा सिस्टम चल रहा है। तो सवाल तो ये है कि जो बड़े बड़े मोहतमिम साहबान हैं, जिनके पास वीगो गाड़ियां हैं, 5-5 10-10 गनमैन हैं, उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। मैं आपको सिर्फ इस्लामाबाद की एक मिसाल देता हूँ, बाकी में यहाँ पर बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में, फाटा में जमशुदा जो इलाके हैं उनकी मदारस की बात नहीं करूँगा। मैं जनूबी पंजाब में जो मदारस है उनकी सूरत हाल पर बात नहीं करूँगा। शहर इक़्तिदार के मदारस की मैं ऐसे बात करूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे मोहतमिम हैं जो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर उनकी तरफ से ऐलान होता है कि आज हमारे मदरसे में जो है वो फाका होगा। और फाका क्यों होगा? क्योंकि हमें जो है फंड्स नहीं मिल रहे और आटा नहीं मिल रहा, और आटा ना मिलने की वजह से हमारे इतने स्टूडेंट जो हैं वो आज फाका करेंगे। ये बात तो चलो खैर समझ में आती है कि फंड्स नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो इन मोहतमिम साहबान के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार गाड़ियां हैं। और गाड़ियां भी कौन सी हैं? जिसमें फॉर्च्यूनर है, जिसमें BMW सीरीज की गाड़ी है, जिसमें मर्सिडीज की गाड़ियां हैं। कल ही एक मोहतमिम साहब जो है इस्लामाबाद के बहुत बड़े मोहतमिम है मदरसे के, उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज आया, और मैंने जब जवाब में उनको रिप्लाई किया कि भाई आप ये जो प्रोजेक्ट है, ये मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन का जो एक प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन में, वो किसका है? तो उनका कहना था कि वो मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब वो चंदा मांगते हैं, वो रोते हैं, पिटते हैं, और तीसरी जानिब ये है कि उनके मामलात जो हैं वो लाखों से करोड़ों में और करोड़ों से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो बनती जा रही है। इसी तरह कराची की बात कीजिए तो कराची में भी एक मुफ्ती साहब थे कि जिनके मरने के बाद, मरने से पहले उनका एक इंटरव्यू बड़ा मशहूर होता कि उनके पास कुर्बानी के पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके मरने के बाद जो है अरबों रुपए उनके अकाउंट से निकल आए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल आए, दर्जनों उनके बच्चे निकल आए, बीवियां निकल आई, और उनका कहना था कि हमारे ये वालिद साहब का पैसा है, ये हमें तकसीम किया जाए। तो बात तो ये होगी कि मोहतमिम साहबान का लाइफ स्टाइल क्या है, और जो नीचे यहाँ पर मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो दस्तार बंदी में नया जोड़ा खरीद नहीं सकते, जब वो आलिम बनते हैं 8 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो उनकी सूरत हाल ये होती है, इस्लामाबाद की मैं बात करूंगा, कि वो अपने लिए एक नया जोड़ा या नई दस्तार नहीं ले सकते, और उसके लिए भी बाकायदा चंदा करना पड़ता है। तो ये एक जो है इस्तेसाल का एक ऐसा निज़ाम वजूद में आया है कि जिसमें कुछ लोग जो है मजहब के नाम पर और मजहब ही के बेस पर लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति हो गए। इस्लामाबाद के पोश तरीन एरिया, जिसको एम्बेसी रोड भी कहा जाता है, आजकल एक साहब बड़े गुस्से में नजर आते हैं, वहां पर एक नहीं उनके दो दो घर हैं, और 22वें ग्रेड का कोई अफसर सोच भी नहीं सकता कि वहां पर एम्बेसी रोड इस्लामाबाद में घर ले सके, क्योंकि अरबों रुपए मालियात के ये घर हैं। वहां पर उनके दर्जनों नौकर हैं, दर्जनों उनके पास गाड़ियां हैं। वो कौन सी गिदड़ संगी है, वो कौन सा जो है वो जिन है इनके पास कि जहां से उनके ये सारे मामलात जो है वो हल होते हैं, जो पैसा जो है उनको पानी की तरह, बारिश की तरह उन पर जो है वो बरस रहा है। और दूसरी जानिब जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके पास इस सख्त तरीन सर्दी में भी ना जूती है, ना कपड़ा है, ना गर्म चादर है, ना खाने को कुछ है। यहां पर मैं आपको और एक बात बता दूं कि इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े मदरसे में, जिसके मोहतमिम साहब के पास वीगो गाड़ी भी है, सारा कुछ है, और बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल है, बड़े अच्छे गनमैन उनके पास है,
ان کے مدرسے کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صبح 7 بجے کا ناشتہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ 7 بجے کا کھانا دیتے ہیں. دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا کہ فنڈز نہیں ہیں، لیکن ان کے اپنے ذاتی طور پر جو وہاں پر ایسٹس ہیں، جو اثاثے ہیں، وہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں. تو رجسٹریشن میں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس فنڈز آتے ہیں تو اس کا آڈٹ بھی کرائیں. جس نے اپنے خیرات زکوٰۃ کے نام پہ آپ کو پیسے دیے ہیں، جنہوں نے اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو پیسے دیے ہیں، اس کا حساب بھی ہونا چاہیے. اگر ایک وقت کے خلیفہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ چادر کیسے لی ہے دوسری، تو آپ تو کچھ کس باغ کی مولی ہیں کہ آپ نہیں بتا سکتے یا بتانا نہیں چاہتے. کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، کوئی دینی مدارس کا دشمن نہیں ہے، کوئی مذہب کا دشمن نہیں ہے. آپ اپنے خود دشمن ہیں. اور یہ جدی پشتی ایک کام جو ہے، جو یہاں پر درس نظامی کا صرف 250-300 سال پرانا نظام ہے، جس میں زیادہ تر کتابیں جو تھی وہ فارسی میں پڑھائی جاتی تھیں، اور اب جو کہیں جا کر جو ہے عربی میں کتابیں. ایک بہت بڑی ڈسکشن ہے، ایک بہت بڑی اس پہ ہے. اس کو سیاسی مسئلہ بنانا، اس کو طول دینا صرف اور صرف ان لوگوں کے مفاد میں جن کا گھر کا چولہا جو ہے وہ اس بات سے چلتا ہے. ورنہ صحابہ کرام میں، اولیاء میں کوئی ایک نام بتا دیں کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ کے ساتھ صرف جو ہے کوئی کاروبار نہ کیا. بے شمار واقعات ہیں، بے شمار احادیث ہے. القاسب و حبیب اللہ کہا جاتا ہے، محنت کرنے والا اللہ پاک کا دوست ہے. آپ دوسروں کو قناعت کا درس دیتے ہیں، آپ دوسروں کو حق حلال کی درس دیتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ پاک آپ کو بھی رزق حلال کی توفیق دے اور ہمیں بھی دے، آمین ثم آمین. لیکن بات پھر وہی ہے کہ آخر کار یہ 30 لاکھ کے قریب طلباء کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا 30 لاکھ مزید مدارس قائم کیے جائیں گے؟ کیا 30 لاکھ مزید مساجد قائم کی جائیں گی؟ اور دن بدن ان کی تعداد جو بڑھتی جا رہی ہے، تو آخر کار اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ بات کہاں پر آ کے رکے گی؟ اس کو سیاسی ٹچ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا صرف ووٹ لینے کے لیے، صرف جذبات کو ابارنے کے لیے، ان کو غصہ دلانے کے لیے، ان میں شعور کا جو ہے آپ خواہش مند نہیں ہے کہ ان میں شعور اور آگاہی ہو؟ تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مدارس میں پڑھنے والے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بھی کسی خاندان کے جو ہے وہ یہاں پر سسٹم کو چلانے والے. یہ تو ہو نہیں سکتا. جو استحصال اس وقت مدارس میں چل رہا ہے کہ 8 سے 10 ہزار روپے میں ایک ایک مدرس جو ہے وہ پڑھاتا ہے، 8-10 ہزار روپے پہ، لیکن محتمم صاحب جو ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلتے ہیں. تو اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے. جب آپ دوسروں سے حساب مانگتے ہیں تو پھر اپنا بھی حساب دیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.